हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ऑफ क्लास 8 वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, हमसे जुड़े रहिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये आपको बाद में ये टेबल देखनी है, पहले जो मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड एंड फो। फो मतलब होता है दुश्मन। फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। और फ्रेंड का मतलब तो फ्रेंड ही होता है, आपको पता है, दोस्त। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम अनएडेड आईज से नहीं देख सकते। अनएडेड आईज क्या होती है? नग्न आंखें। नग्न आंखें मतलब जैसे बिना किसी गिलास को पहने हुए, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी टेलीस्कोप तो दूर की चीज़ों को देखने का काम आता है, बिना किसी माइक्रोस्कोप, बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास वो ग्लास होते हैं जो चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। मैग्नीफाई नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नीफाई मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाना। तो विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास एंड विदाउट माइक्रोस्कोप, अगर बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के या बिना माइक्रोस्कोप के हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो होता है अनएडेड आई। मतलब ऐसी नॉर्मल आई से अगर हम देखते हैं तो उसको बोला जाता है नग्न आंखें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते। उनका साइज कितना होता है? 10⁻⁻6 नैनोमीटर। पहले तो 10⁻⁻6 क्या होता है? अगर हम 1 को 10⁻6 मतलब 6 जीरो से डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6, अगर हम 1 को इतनी जीरो से डिवाइड करते हैं, 1 के साथ 6 जीरो डिवाइड करते हैं तो ये तो बनता है 10⁻⁻6। अब साथ में नैनोमीटर भी लगा हुआ है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹। तो अगर टोटल मिला के मैं बात करूं, 10⁻⁶ तो ये दिया हुआ है, और नैनोमीटर अगर मैं बात करूं ये होता है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। दोनों के बीच में साइन कैसा है? मल्टीप्लाई का है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में और बेस इसका 10 है, इसका बेस भी 10 है, बेस अगर सेम होते हैं तो इनकी जो पावर होती है, पावर इसकी -6 है, इसकी -9 है, ये दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड अप हो जाएंगी। तो टोटल साइज कितना बन जाएगा? 10⁻6 और 9 ऐड करो 15 मतलब दोनों का साइन नेगेटिव है तो इसका साइन भी नेगेटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा साइज होता है। अब बताओ आप, एक को अगर हम 1 को अगर मैं एक के पीछे 15 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतनी जीरोस लगा देंगे। 1 को डिवाइड करना है इतनी जीरोस के साथ, तो उतना सा साइज होता है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। समझ आ गया? आपने देखा होगा कभी कभी रेनी सीजन में अगर आप ब्रेड को बाहर रखोगे तो उस ब्रेड पे ना वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, ग्रेइश वाइट ऐसे, मतलब कुछ सलेटी कलर के, कुछ सफेद कलर के, ऐसे करके ना पैचेस हो जाते हैं। पैचेस मतलब क्या होते हैं? दाग होते हैं। ठीक है ना? पैचेस का मतलब क्या होता है? दाग होता है। तो ऐसे कलर के उस पे क्या हो जाते हैं? पैचेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमें अनएडेड आईज से दिखते हैं, नग्न आंखों से दिखते हैं। लेकिन अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ठीक है, अगर उस ग्लास लगा लेंगे जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, तो वो कैसा दिखेगा? हमें ब्लैक कलर के दाग दिखेंगे। वो हमें ब्लैक कलर के सर्कल राउंड शेप में दिखेंगे। उनको बोलते हैं फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो ये है, जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इनकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है। अब इसके जनक कौन है? ये शब्द किसने दिया?
माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ आ गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की या फिर माइक्रोस्कोप की नीड होती है। और जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और इसके जो फादर हैं, इसके जो जनक हैं, जिन्होंने इसके बारे में बताया, वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ टाइप पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कितने कौन कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने टेबल बनाई है, अब हमारा टेबल हमारे काम में आएगी। ठीक है। हम सबसे पहले ये हमारे पार्ट्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है। बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, एल्गे है, वायरसेस है। ये तो 5 उसके पार्ट्स हो गए। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। एल्गे, वायरस। आपको ऐसे लर्न करना है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गे, एंड लास्ट वन इज वायरस। समझ आ गया। पहले तो आपको ये लर्न होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इनके हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये होते कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर या फिर यूनिसेल्यूलर। फिर उसके बाद इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इनके अंदर गुण क्या होते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या। फिर इनसे डिसीज़ पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसीज़ इनसे होती है। देखो, ये हमारे फ्रेंड भी हैं, ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं, लाभदायक भी हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी हैं। समझ आ गया। दोनों चीज़ें हैं इनके साथ, फ्रेंड भी हैं ये हमारे और ये हमारे फो भी हैं। समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद हम अब आपके माइंड में एक वर्ड आया होगा, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, जो मैंने अभी यूज़ किया। यूनि का मतलब एक, सेल्यूलर का मतलब सेल, जिनके पास एक सेल होती है, जो केवल एक सेल से बने होते हैं। अब आप मुझे पूछोगे मैम सेल क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में मैंने बताया था, जैसे घर होता है वो ईंट से बनता है, एक ही ईंट को बार बार रिपीट करते करते बनता है। यहाँ ब्रिक लगाई, यहाँ ब्रिक लगाई, यहाँ ब्रिक लगाई, यहाँ ब्रिक, तो वही एक ईंट होती है, वो ही पूरे में घूमती है। सेम ऐसे हमारा बॉडी होता है, वो भी एक सेल से मिलके बनता है। ठीक है। वो एक ही सेल पूरे में रिपीट होती रहती है। तो जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। जिनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर। क्या बोला जाता है, मल्टीसेल्यूलर। तो ये अलग अलग टाइप के हैं। जैसे मैंने सीरीज बताई है, आपको उसी सीरीज में लर्न रखना है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे और वायरस। अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों जरूरी है ऐसे लर्न करना, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी तो आपको वो जल्दी लर्न हो जाएगा। इनका ऐसा कोई मेंशन नहीं पर्टिकुलर कि आपको ऐसे ही लर्न रखना, कैसे भी रख सकते हो, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, आपको फिर याद रखने में आसानी हो जाएगी, बस इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है ना। अच्छा, सबसे फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। अच्छा, ये जो मैंने ये लिखे हुए हैं ना इनके नाम, ये सारे नाम हैं इनके प्लूरल फॉर्म में। होता है ना, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है। ऐसे सेम यहाँ है। बैक्टीरिया ये प्लूरल फॉर्म्स हैं इन सब की। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरसेस, ये सब इनकी कैसी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। लेकिन अगर हम इनकी सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोलते हैं, फंगी को फंगस बोलते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोअन बोलते हैं, नए आती है पीछे प्रोटोजोअन। ठीक है। और वायरसेस तो आपको पता ही है, जिसके पीछे एस लग रहा है तो एस हटा दो, वायरस आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये इनकी, अगर आपको कहीं बैक्टीरियम दिखे तो मतलब वो एक बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा है सिर्फ। ये सब इनकी प्लूरल फॉर्म्स हैं। तो बुक में कहीं आपको बैक्टीरियम दिखेगा, कहीं आपको बैक्टीरिया दिखेगा, तो वहाँ आप देख लेना कि वो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। ये यूनिसेल्यूलर होता है, सिर्फ एक सेल इनके अंदर होती है। ठीक है। इनकी ना वॉल रिजिड होती है, जैसे ये कोशिका है हमारी, ये है कोशिका। ठीक है। ये सेल है, सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है। तो इनके ऊपर जो वॉल होती है ना, ये रिजिड मतलब ठोस होती है। जैसे प्लांट की वॉल देखी है आपने, जो प्लांट होते हैं उनका बाहर का हिस्सा कितना मजबूत होता है, ऐसे ही
बैक्टीरिया जो होते हैं उनका भी बाहर का जो वॉल होता है वो एकदम ठोस होता है, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 4 टाइप को। बैसिलस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप्ड के, जिनकी शेप कैसी होती है? रॉड के जैसी, जैसे कि ऐसे, ये इनकी शेप होती है रॉड के जैसी। समझ आ गया? अगर बैसिलस मिल रहा है, एक बैक्टीरिया की बात कर रहा है वो। अगर आपको बैसिली मिल रहा है, अगर मैं जैसे ये 2 है तो मैं यहाँ पे फिर मैं बैसिलस नहीं लिखूंगी, यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगी? बैसिल। समझ आ गया? तो बस नाम अगर अलग दिखे तो दैट मीन्स वो सिंगुलर या फिर प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड हमारा है, अब बैसिलस समझ आ गया ना, रॉड शेप होते हैं, रॉड के तरीके के होते हैं, ठीक है, तरह के होते हैं, ठीक है। कोकस, कोकस कैसे होते हैं? ये होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल इनकी फॉर्म होती है या स्फेरिकल इनका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। ये ऐसे ना स्फेयर स्फेयर से होते हैं इनकी बॉडी में, ऐसे ऐसे करके, तो ये होते हैं, ये गोल 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 दिख रहे हैं ना आपको, तो ऐसी वाली फॉर्म के ये बने होते हैं कोकस। अगर मैं एक की बात कर रही हूँ और अगर इसके पीछे ही मैं आई लगा दूं तो वो कोकी बन जाएगा। मैं नंबर ऑफ कोकस की बात कर रही हूँ, समझ आया? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा स्पाइरलम। स्पाइरलम, स्पाइरलम क्या होते हैं? स्पाइरल वर्ड से ही पता चल रहा है, स्नेक के जैसे होते हैं। जो स्पाइरलम होते हैं वो होते हैं स्नेक के जैसे, ऐसे करके जो होते हैं, ऐसे। समझ आ गया? ये हो गया स्पाइरलम। इनकी होती है स्फेरिक, वो स्नेक जैसी शेप होती है, इनकी स्पाइरल शेप होती है। अब आगे वाइब्रियो। वाइब्रियो जो होते हैं ये कोमा की तरीके के होते हैं। इंग्लिश में आप कॉमा लगाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो ये होते हैं कॉमा के जैसे, कोमा शेप के होते हैं। जैसे हम ऐसी कॉमा लगाते हैं ना, ऐसी वाली। अगर इसी को मैं बड़ा कर दूं, इसी कॉमा को, अगर इसी कॉमा को मैं बड़ा कर दूं तो ये बन गया हमारा कॉमा शेप का, ये बन गया, ठीक है। तो ये कॉमा के जैसे होते हैं। ये हमारा हुआ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं? इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसके जैसे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में काम आता है? जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। जैसे राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया किसके अंदर होता है? वो जो प्लांट होते हैं ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट, अगर मेरा लास्ट चैप्टर देखा हो आपने, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसमें मैंने बताया था जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो किस में रहते हैं? प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलीदार पौधे, जैसे दालें हो गया, ठीक है, जैसे पीज हो गई, उनकी रूट्स में होते हैं। ये किस में होते हैं? उनकी रूट्स में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये क्या करते हैं? क्योंकि आपको पता है प्लांट ना डायरेक्टली जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, N2 की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? N2 की फॉर्म में। लेकिन प्लांट इसको ना डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके लेते हैं इसको। और वो कौन करता है? जो राइजोबियम इनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं वो इस काम को करते हैं। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कौन से वाले नाइट्रोजीनियस कंपाउंड? नाइट्रिक में या फिर नाइट्रेट में, नाइट्रिक में या फिर नाइट्रेट में। समझ आ गया? अच्छा, अब बैक्टीरिया से डिसीज क्या होती है? बैक्टीरिया से डिसीज होती है टाइफॉइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, टीबी कहते हैं जिसको, तो वो होती है बैक्टीरिया से। तो हर किसी के साथ ये आपको पैटर्न फॉलो करना है। उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके टाइप है या नहीं है, उनके एग्जाम्पल क्या है, उनसे होने वाली बीमारी क्या है। तो बैक्टीरिया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंगी। फंगी जो होता है वो मे बी यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेल्युलर, मतलब एक भी सेल से बने हो सकते हैं या फिर काफ़ी सारी सेल से भी बने हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है जो खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हो, जो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉफ। क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रॉफ, ठीक है ना। क्योंकि ना तो इनके पास क्लोरोफिल होता है और ना ही क्लोरोफिल बनाता है ना पौधों में, जो हरे रंग का वर्णक होता है, हरे कलर का पत्तियों में, वो फूड प्रिपेयर करता है। तो इनके पास वो होता ही नहीं है क्लोरोफिल, तो ये फूड बनाएंगे कैसे? और ना ही ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं ना प्लांट,
वो जल लेते हैं और लाइट लेते हैं, ठीक है, वो CO2 लेते हैं, ये सब बना मिक्स करके वो फिर एक फूड बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज होता है, यही प्लांट्स का फूड होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ। ये दूसरों से खाना लेते हैं। अब आप कहोगे कि मैम किससे लेते हैं, दूसरों का मतलब क्या है, ये जैसे गले सड़े चीज़ों से, जो गले सड़े होते हैं, मृत होते हैं, जो डेड बॉडीज अगर कोई बर्ड की है, कोई ह्यूमन की है, तो उनसे ले लेते हैं, या फिर कोई चीज़ें गल सड़ जाती हैं तो ये उनसे अपना खाना ले लेते हैं। इनको ना अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बोला जाता है, क्योंकि ये जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, डिटर्जेंट कहा किसे जाता है, जो सफाई करता है। ऐसे ही फंगी और बैक्टीरिया को भी डिटर्जेंट कहा जाता है, क्योंकि ये भी सफाई करते हैं। कुछ गला सड़ा हुआ है तो उसको वो उससे अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, उससे तो उनको वो साफ कर देते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया और फंगी को डिटर्जेंट्स। क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट्स ऑफ द अर्थ। क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट्स ऑफ द अर्थ, डिटर्जेंट्स ऑफ द अर्थ। क्लियर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यीस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, यीस्ट एंड पेनिसिलियम। डिसीज क्या क्या होती है, रिंग, इससे जो फंगी होता है ना, इससे मेनली दाद, खाज, खुजली ये होती है, ठीक है। रिंगवॉर्म, दाद हो गया है ना, उसमें खुजली होती है ना दाद में। और एथलीट फुट हो गया, ये पैरों के बीच में खुजली, जैसे जो पैरों के अंगूठे होते हैं ना, उनमें खुजली होती है, ठीक है, उसको एथलीट फुट। और इनसे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं, अच्छा मैंने आपको क्यों बताया था एक पैटर्न में याद करना, जैसे मैंने बताया था, जैसे बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया से थर्ड वाला भी यूनिसेल्युलर होता है, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर, ये भी यूनिसेल्युलर। अच्छा, फंगी से भी थर्ड वाला, एक छोड़ के फंगी से भी थर्ड वाला यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर होता है। तो इस तरीके से मैंने इसलिए आपको एक पैटर्न में याद करने के लिए बोला था, ताकि आपको लर्न रहे, आपके माइंड में रहे, ठीक है। अच्छा, प्रोटोजोआ भी वही, अगर एक प्रोटोजोआ की बात करूँ तो प्रोटोजोन कहा जाता है उसको, वो भी यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ना एनिमल्स की जैसी होती है, ये एनिमल्स की जैसे मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं, कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, ठीक है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दूसरा जो होते हैं ये एनिमल्स की तरीके के होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। एक बार इनकी शेप में आपको बता देती हूँ कैसे होते हैं। अमीबा तो ऐसा होता है, ऐसी शेप होती है अमीबा की, समझ आ गई, ये तो है अमीबा, ठीक है। और जो पैरामीशियम होता है ना, उसकी शेप ना ऐसे होती है जैसे एक स्लीपर होता हो, ये हो गया पैरामीशियम, इसकी शेप होती चप्पल की तरह पैरामीशियम, समझ आ, ठीक है, पैरामीशियम। और ये है अमीबा। अच्छा, इससे बीमारी क्या होती है, डिसेंट्री होती है, किससे, प्रोटोजोआ से। डिसेंट्री क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, फीवर आता हो, लूज मोशंस होते हैं, उसको डिसेंट्री कहा जाता है। और मलेरिया आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्गे। एल्गे भी यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं, जैसे कि फंगी होता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लर्न रखना है, ये और ये थर्ड, ठीक है। अच्छा, इनके जो एल्गे को ना शैवाल बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, शैवाल। फंगी को फफूंद बोलते हैं, फंगी को क्या बोलते हैं, फफूंद। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु। क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है। प्रोटोजोआ में भी प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, और पता नहीं, मुझे याद नहीं फिलहाल। एल्गे को क्या बोलते हैं, शैवाल। ये ना प्लांट की तरीके के होते हैं, प्लांट की तरह के होते हैं ये, ठीक है ना। कैसे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, प्लांट की तरह, ठीक है। क्यों होते हैं प्लांट की तरह, क्योंकि अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लांट की तरह के होते हैं, तो पर इनमें तो कोई रूट ही नहीं होती, इनमें तो कोई स्टेम ही नहीं होता, तना ही नहीं होता, ना जड़ होती है ना पत्ते होते हैं। फिर ये प्लांट की तरह के क्यों हुए, कैसे बता दिया मैम आपने प्लांट की तरह के होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, जो लाइट से अपना खाना बनाते हैं।
ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये लाइट से अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो खाना दूसरे पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, और ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खाना खुद से। और फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स भी हैं एल्गे के, कैलेमेडोमोनस, कैलेमेडोमोनस और स्पायरोजाइरा। कैलेमेडोमोनस एंड स्पायरोजाइरा, ये हैं आपके एल्गे के एग्जाम्पल। अच्छा, आपने एल्गे देखा होगा आसानी से, जब कहीं से कंटिन्यू पानी फ्लो करता रहता है ना, तो उसके नीचे काई जम जाती है, जो कुछ कुछ ग्रे कलर की होती है, कुछ कुछ ब्लैक कलर की होती है, तो वही एल्गे होता है। समझ आ गया। और जैसे इससे डिसीज होती हैं एनएसपी, पीएसपी। एनएसपी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश, न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश। और इसकी जो फुल फॉर्म है पीएसपी की, वो है पैरा पैरालिटिक शेलफिश। समझ आ गया। तो एनएसपी, पीएसपी, न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश और पैरालिटिक शेलफिश। ठीक है। अब नेक्स्ट वायरसेस। वायरसेस होते हैं, ये सबसे ही अलग होते हैं। इन्हें बोला जाता है ना तो यूनिसेल्युलर होते हैं, ना ही मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ए सेल्युलर। अब ए सेल्युलर क्या होता है, क्योंकि इनकी जो सेल होती है ना, सेल, उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। समझ आ गया, इनका कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये ए सेल्युलर कहे जाते हैं। और ये ना लिविंग भी कहे जाते हैं और नॉन लिविंग भी कहे जाते हैं। अब आप पूछोगे एक ही लिविंग और एक ही नॉन लिविंग कैसे हो सकता है? लिविंग और नॉन लिविंग तो अलग अलग होते हैं ना। लिविंग तो ये जब होते हैं जब किसी बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं होस्ट। होस्ट मतलब किसी की बॉडी में रहना, किसी की बॉडी के अंदर रहना या ऊपर रहना किसी दूसरे के ऊपर। तो जब ये किसी की बॉडी में होते हैं अंदर, जब तो ये हो जाते हैं लिविंग, जब तो उस टाइम ये रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। और जब ये होते हैं अकेले, उस टाइम पे ये नॉन लिविंग की तरह होते हैं, ये कुछ नहीं करते हैं। समझ आ गया। तो वायरसेस, इनको सजीव भी कहा जाता है और निर्जीव भी कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियोफेज वायरस और टीएमवी। बैक्टीरियोफेज वायरस, टीएमवी। टीएमवी क्या होता है? टीएमवी होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो तंबाकू में होता है उसको बोलते हैं टीएमवी, ठीक है। और डिसीज क्या क्या फैलाता है? ये डिसीज होती है इसकी वजह से, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता। चिकन पॉक्स क्या होती है? छोटी माता, ठीक है। और पोलियो, ये तो ज़्यादा मतलब भयानक बोलो इनको, ये तो थोड़ी भयानक बीमारियां हैं। कॉमन बीमारियां भी होती हैं इनसे, जैसे कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, नाक में, गले में, इनमें इन्फेक्शन, उसको फ्लू कहा जाता है। अच्छा, ये वायरस तो रहते हैं अकेले, मतलब अकेले भी रह सकते हैं और होस्ट की बॉडी में भी रह सकते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये रहते हैं कॉलोनी में। क्या में, किस में होते हैं? कॉलोनी में होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इसको इरेज कर देती हूँ और आपको अच्छे से लर्न करना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? रहना, जैसे घर, ठीक है। कहाँ, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वो उसका हैबिटेट, निवास स्थान, उसको बोलते हैं निवास स्थान। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कहीं भी रह सकते हैं बायोस्फीयर के अंदर। सॉइल में रख लो इन्हें, वाटर में रख लो इन्हें, डेजर्ट में रख लो इन्हें, कितनी भी ठंड में रख लो, कोल्ड रीजन में,
कितना भी गर्मी में रख लो, हॉट स्प्रिंग्स में, कितना भी डेजर्ट में रख लो जहाँ रेत ही रेत हो, मरुस्थल ही मरुस्थल हो, कितना भी इनको मार्शी लैंड में रख लो, दलदली भूमि के अंदर, तो ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहीं भी रह लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, कहीं भी रह लेते हैं ये। तो कहाँ रह सकते हैं ये? सॉइल में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं ये, ठीक है, ये डेजर्ट में रह सकते हैं, मरुस्थल में, ये मार्शी लैंड, मार्शी लैंड का मतलब होता है दलदली भूमि में रह सकते हैं ये, दलदली भूमि, ठीक है। और ये कहाँ रह सकते हैं? ठंड में रह सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट हो, कितना भी ठंडा हो, कितना भी मौसम ठंडा हो उसमें रह लेंगे। हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, कितनी भी गर्म हवाएं, कितना भी गर्म मौसम हो उसमें भी रह लेते हैं। तो ये हर जगह रह लेते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है, कई बार इनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करें, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाए, जैसे 60 के अप्रॉक्स टेम्परेचर पहुंच जाए, तो ह्यूमन बीइंग उसमें नहीं रह सकता है, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अच्छा, फेवरेबल मतलब होता है हमारे अनुकूल कोई चीज़, ठीक है, जैसे हमारे अनुकूल है 30, 40, 50 तक टेम्परेचर हम सहन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जो हमारे अनुकूल हो, जिसमें हम सर्वाइव कर सकें, और अनफेवरेबल होते हैं जिनमें हम नहीं रह पाते, सर्वाइवल जिनमें हम नहीं कर पाएंगे, जी नहीं सकते जिनमें हम। तो अगर इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, 5 टाइप्स, कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, अगर इनके अनुकूल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ठीक है, ये रह लेते हैं आराम से। लेकिन कभी कभी इनके अनफेवरेबल कंडीशंस भी हो जाती हैं जिनमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते। उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट का मतलब क्या होता है? गांठ। ये गांठ बना लेते हैं और फिर उसके अंदर रहते हैं ये, ठीक है ना। और जब मौसम उनके अनुकूल हो जाता है, जब कंडीशंस उनके फेवर में आ जाती हैं, उस गांठ में से ये बाहर निकल आते हैं। समझ आ गया? तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट। अब हम नेक्स्ट, जो बैक्टीरिया और फंगी मैंने अभी बताया आपको, वो कॉलोनी में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और जो अमीबा होता है वो अलग रह सकता है। मतलब हर किसी ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपनी ये क्वालिटीज़ हैं कि वो कोई अकेले रह सकता है, कोई कॉलोनी में रहता है, ये सब। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे लिए फ्रेंड भी हैं, मतलब अच्छे भी हैं हमारे लिए, और वो हमारे लिए फो भी हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। लेकिन जितना वो हार्म नहीं करते हमारी बॉडी को, इतना हमें मतलब लाभ पहुंचाते हैं। तो पहले हम उनकी अच्छाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि वो हमारे लिए क्या क्या अच्छा काम करते हैं। फ्रेंडली इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले हाउस होल्ड, मतलब घरेलू चीज़ों में ये हमारी कैसे सहायता करते हैं। घरेलू चीज़ों में, घर में ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो ये ना कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। कर्ड में दही, दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन, मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं? ये मिल्क को करते हैं कर्ड में कन्वर्ट। और कौन सा बैक्टीरिया होता है वो? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और डो, जैसे आपने देखा होगा जो बेकरी की शॉप होती है, बेकरी जैसे पेस्ट्री बनता है जिनके पास, केक बनता है जिनके पास, ठीक है, वो जो शॉप्स होती हैं उनमें जो वो डो बनाते हैं जिनसे पेस्ट्री बनती है, आटा, डो का मतलब होता है उनका जो आटा लगाते हैं, वो आटा बनाते हैं, जो गीला आटा जो होता है उसको। तो डो, जब उनका वो डो बनाते हैं तो उसमें ना थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल देते हैं।
यीस्ट क्या होता है? अच्छा, यीस्ट क्या होता है? अब मुझे बताओ जल्दी से कि यीस्ट क्या होता है। कौन किसका वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यीस्ट, बताओ जल्दी। वो था फंगी का। किसका था? फंगी का। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो जब डो बनाते हैं वो, तो उसके अंदर क्या डाल देते हैं? वो यीस्ट डाल देते हैं। अब यीस्ट क्या करता है? वो जो आटा, वो जैसे उन्होंने इतना सा आटा लगाया है, ये उनका एक वेसल है, बर्तन है, इतना उन्होंने ये आटा लगा दिया, इसमें वो डो है। ठीक है, इसके अंदर रख दिया उन्होंने डो को। अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा यीस्ट पाउडर ऐड कर दिया। यीस्ट किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने? फंगी का। ठीक है, यीस्ट पाउडर उन्होंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। तो थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वो डो इतना सा था ना, अब इतना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि जो यीस्ट पाउडर इसमें ऐड किया है ना, वो रिप्रोडक्शन करता है। जो यीस्ट इसमें ऐड किए हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं वो। ठीक है ना। और क्या निकालते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं कंटिन्यूसली। क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार निकालने की वजह से इस डो का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर इनसे पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं, केक्स बनाए जाते हैं, ब्रेड्स बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, और भी जैसे चीज़, पनीर बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जो पनीर होता है वो भी तो ऐसे ही बनता है, मतलब दूध को फाड़ के, कर्डिंग ऑफ मिल्क की कर्डिंग करके दूध को फाड़ के क्या बनता है? पनीर बनता है, कर्डिंग ऑफ मिल्क से। समझ आए? और जो कॉटेज पनीर होता है, आपने देखा होगा पिज़्ज़ाज वगैरह पे जो वाइट कलर की एक लेयर होती है, उसको कहते हैं कॉटेज पनीर। क्या बोलते हैं? कॉटेज पनीर। और वो किससे बनता है? वो बनता है स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे बनता है वो? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, लैक्टिक बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक बैक्टीरियम। तो ये होता है कॉटेज पनीर। तो ये मतलब इन सब में ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प की नीड होती है। अच्छा, ये तो हो गया घर में, मतलब जो घरेलू हमारे सामान होते हैं उसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो मतलब बड़े बड़े काम, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब पढ़ते हैं हम कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो उद्योग होते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। देखो, आपको पता है ना, जो एल्कोहल होता है, शराब जो होती है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत हेल्प होती है, बहुत योगदान होता है। एल्कोहल कैसे बनता है? एल्कोहल हो गया, वाइन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले करते हैं? एल्कोहल बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये सिरका होता है, सिरका। ठीक है। अच्छा, एल्कोहल, वाइन्स, एसिटिक एसिड, ये सब। अच्छा, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। एल्कोहल, वाइन, ये कैसे बनती है? इसमें ना प्रोसेस होता है। शुगर लेते हैं, ठीक है, शुगर को एक प्रोसेस होता है, जब शुगर को फर्मेंट किया जाता है। कौन सा प्रोसेस होता है? फर्मेंटेशन। ये एक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है किण्वन। फर्मेंटेशन होता है किण्वन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एल्कोहल में। शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। समझ आ गया? अच्छा, ये शुगर मिलती कहाँ से है? जो हमारा अनाज होता है, सीरियल्स, जो वीट हो गया, राइस हो गए, गेहूं, चावल, बार्ले, जो मोटा अनाज होता है, बाजरा हो गया, बार्ले मीन बाजरा, इसको क्या किया जाता है? इसको फर्मेंटेशन प्रक्रिया के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया के लिए इसको रखा जाता है और फिर ये एल्कोहल और वाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
समझ आ गया। अब फर्मेंटेशन कैसे होगा, जब शुगर के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, यीस्ट ऐड कर देते हैं। जब शुगर के अंदर यीस्ट को ऐड किया, लिक्विड मीडियम में रखा उसको, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा उसके अंदर। इसके अंदर क्रश्ड फ्रूट भी होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट जूस होता है, क्रश्ड फ्रूट होते हैं, वो भी इसमें शुगर देते हैं, उनमें भी शुगर होता है। फिर उनमें यीस्ट डाल दिया जाता है, फर्मेंटेशन होती है और उसके बाद एल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना। अब इस अभी की जो ये प्रक्रिया है, इसको किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने। फर्मेंटेशन को किसने बताया था, लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको दिया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस को बताया था। कब दिया था, 1857। समझ आ गया। अच्छा, अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग रही है या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो रिपीट माय वीडियो अगेन एंड अगेन। आई होप आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे बनता है, एसिटिक एसिड एल्कोहल से बनता है, शराब से बनता है एसिटिक एसिड। और किसकी हेल्प से बनता है, वो बनता है एसिडोबैक्टर की हेल्प से, एसिडोबैक्टर की हेल्प से बनता है। एसिडोबैक्टर की बैक्टीरिया की हेल्प से क्या बनता है, एल्कोहल से एसिटिक एसिड। अच्छा, एक और बैक्टीरिया होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक्स ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो जाते हैं, फिर हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको मजबूत करते हैं। कौन, प्रोबायोटिक्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो दही बनाता है जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, उसी वही बैक्टीरिया, उसी का नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB अगर मैं शॉर्ट फॉर्म उसकी बोलूँ, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर LAB। ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोबायोटिक्स का ही एक एग्जाम्पल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जो इंस्टेंटाइन होती हैं, आंतें जो होती हैं हमारी, उनमें कोई भी डिसऑर्डर ना हो, इसको वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। समझ आ गया। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे से जुड़े रहें, हम इस चैप्टर पर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड मेरे से कंटिन्यू जुड़े रहना। ठीक है, हम ऐसे ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है कि मैम आपको यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, अगर कोई वर्ड आपको मीनिंग, कोई किसी लाइन का समझ नहीं आया है तो उसको भी मेरे को बता दें। मतलब जो भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, सब मेरे साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।